हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक अनोदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है इम्पेडिमेंट्स एंड लिमिटेशंस इन प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। बेसिकली क्या है, हम जो बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पेस्ट को किल करने में हेल्प करें, उन्हें हम बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। तो बायोपेस्टिसाइड के यूज़ और प्रोडक्शन में क्या लिमिटेशंस हैं और क्या इम्पेडिमेंट्स हैं। इम्पेडिमेंट्स का मतलब है कि क्या बाधाएं आती हैं हम जब बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ करने में क्या बाधाएं या क्या लिमिटेशंस होंगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने कितने फार्मर्स को बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ करते देखा है इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। क्योंकि एक तो बायोपेस्टिसाइड के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, फार्मर्स को पता ही नहीं है कि पर्टिकुलर कौन से पेस्ट को किल करने के लिए क्या पर्टिकुलर बायोपेस्टिसाइड बना है। दूसरा, उसके एप्लीकेशन मेथड के बारे में अवेयरनेस नहीं है। और बायोपेस्टिसाइड की जो क्वांटिटी है, जो मास प्रोडक्शन है, वो भी बहुत कम है, तो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये लिमिट कर देते हैं बायोपेस्टिसाइड के यूज़ को, और बायोपेस्टिसाइड के प्रोडक्शन में बाधाएं आती हैं। हम वन बाय वन करके बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि बायोपेस्टिसाइड के यूज़ को लिमिट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस। क्योंकि बायोपेस्टिसाइड की डेवलपमेंट के लिए बहुत लिमिटेड फंडिंग है और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जिस कारण से रिसर्च से और डेवलपमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस रिसर्चर्स को फेस करने पड़ते हैं, जिस कारण से हर एक पैथोजन के लिए बायोपेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकंड, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है बायोपेस्टिसाइड के, वो एक टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च प्रोसेस है, जो कि एक चीज़ को लिमिट करती है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पेस्ट के लिए बायोपेस्टिसाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा, फॉर्मुलेशन एंड स्टेबिलिटी इशू, क्योंकि बायोपेस्टिसाइड का जो फॉर्मुलेशन है उसको बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और उसकी सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड तक वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन नहीं किया जा सकता। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसकी सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करके रखना। और दूसरा, उसकी स्टेबिलिटी को अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट फैक्टर आते हैं रेगुलेटरी हर्डल्स। एक्चुअली क्या है कि बायोपेस्टिसाइड को सेल करने से पहले उसके पूरे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद में उसको अप्रूव करवाना होता है। तो ये सारे एक मेजर टाइम ले लेती हैं ये सारी चीज़ें। और दूसरा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम क्रिएट करती हैं। इसके अलावा जो रेगुलेशंस हैं ग्लोबली, उनकी कमी है, जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड में दुविधा होती है। इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत स्मूथ बनाने के लिए अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रीटीज़ हैं वो आनी चाहिए, पर इन सब की बहुत कमी है, इसीलिए ये इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन एंड एक्सेप्टेंस। क्योंकि फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है बायोपेस्टिसाइड्स को लेकर, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं उनके माइंड में, जिस वजह से फार्मर्स जो हैं वो बायोपेस्टिसाइड को अडॉप्ट करने में घबराते हैं। लिमिटेड कॉन्फिडेंस होता है उनमें, क्योंकि वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स की एफिकेसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। सिंथेटिक पेस्टिसाइड को कहीं से भी ख़रीदा जा सकता है, ऑलमोस्ट हर जगह पे सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स अवेलेबल होते हैं। दूसरा, एक एक्यूरेट जो रिज़ल्ट है, या फिर बहुत जल्दी क्विकली रिज़ल्ट आता है सिंथेटिक पेस्टिसाइड से, तो फार्मर्स जो हैं वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड पर ही बने रहना पसंद करते हैं। इसके लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चलाए जाएं, ताकि बायोपेस्टिसाइड के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। नेक्स्ट फैक्टर है प्रोडक्शन स्केल अप चैलेंजेस। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बायोपेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और टेक्निकली चैलेंजिंग है। इसके अलावा जो मास प्रोडक्शन होता है बायोपेस्टिसाइड्स का, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि एक बायोपेस्टिसाइड को मेंटेन करना, उसकी सेल्फ लाइफ को मेंटेन करना। तो बायोपेस्टिसाइड का जो मास प्रोडक्शन है वो सप्लाई चेन रिलायबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर है लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि बायोपेस्टिसाइड का बहुत नैरो स्पेक्ट्रम होता है कंपेयर देन केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड्स की तुलना में उनका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, जिससे हम बोल सकते हैं ये लिमिटेड स्पेक्ट्रम रखता है, जिससे इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में अलग अलग पेस्ट की पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए डिफरेंट चैलेंजेस देखने को मिलते हैं।
एजुकेशन गैप जो है वो भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है बायोपेस्टिसाइड्स के यूज़ और प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं दी जाती है फार्मर्स को बायोपेस्टिसाइड से रिलेटेड। लिमिटेड एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जो कि बायोपेस्टिसाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करती हों, कुछ इन्फॉर्मेशन को फैलाती हों। इसके अलावा आती हैं बायोटेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। बायोलॉजिकल कंसर्न्स का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर बायोपेस्टिसाइड में अगर चैलेंजेस आ गए जेनेटिक वेरिएबिलिटी के, कि किसी पर्टिकुलर पेस्ट के लिए अगर किसी क्रॉप में जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो गई है तो ये बायोपेस्टिसाइड की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है। और इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं उनके कारण भी बायोपेस्टिसाइड जो हैं उनके यूज़ और प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वायबिलिटी। अब केमिकल या सिंथेटिक जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी तुलना में बायोपेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, इसीलिए ये हाई जो प्राइस है उस पर अवेलेबल होते हैं। तो फार्मर्स जो हैं वो सीधे डायरेक्ट सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के ऊपर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हैं, वो उससे कम प्राइस में अवेलेबल है, और दूसरा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वो लॉन्ग टर्म के बारे में ना सोच के शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कहीं ना कहीं। तो लिमिटेड अवेलेबल। इसके अलावा सब्सिडीज़ जो हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जो इंसेंटिव्स हैं बायो पेस्टिसाइड के एडोप्शन को लेकर, वो भी बहुत लिमिटेड हैं, इसीलिए फार्मर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान बायो पेस्टिसाइड्स की तरफ नहीं जा रहा है। एनवायरमेंटल कंसर्न की बात करें तो क्योंकि बायोपेस्टिसाइड इकोलॉजिकली बहुत सेफ़ हैं कंपेयर देन केमिकल पेस्टिसाइड, लेकिन फिर भी इनके इस चीज़ को इंश्योर करना कि ये इकोलॉजिकली सेफ़र हैं, ये भी एक काफ़ी चैलेंज है। क्योंकि एक पर्टिकुलर बायोपेस्टिसाइड अगर किसी पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल कर रहा है तो हो सकता है कि वो किसी बेनिफिशियल जो पेस्ट है उसको हार्म कर रहा हो। तो ये पहले आइडेंटिफाई करना कि वो पर्टिकुलर बायोपेस्टिसाइड इकोलॉजिकल सेफ्टी है और उससे इकोलॉजी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारी मेंटेन रह रही है, इस चीज़ को इंश्योर करना काफ़ी चैलेंजिंग है। इसके अलावा जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं उसके पोटेंशियल ऑफ टारगेट इफेक्ट्स या फिर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये बायोडाइवर्सिटी को कितना इम्पैक्टफुल रहता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इन सब चीज़ों को इंश्योर करना काफ़ी चैलेंजफुल है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि बायोपेस्टिसाइड्स के यूज़ और उसके प्रोडक्शन को लिमिट करते हैं, इम्पेडिमेंट्स बनते हैं या बाधाएं बनते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस टॉपिक से आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोपेस्टिसाइड की क्या डेफिनेशन है। तो आप 3 वर्ड्स में बायोपेस्टिसाइड की डेफिनेशन को तोड़ कर लिख सकते हैं, बायो प्लस पेस्ट प्लस साइड। बायो मतलब लिविंग, पेस्ट मतलब एनी लिविंग एनी एंटिटी दैट कैन कॉज अ डिजीज़, या पेस्ट का मतलब हम बोलेंगे कि दैट कैन कॉज इकोनॉमिक डैमेज, दैट इज़ पेस्ट। एंड साइड का मतलब होता है किल करना। तो बायोपेस्टिसाइड की बेसिकली आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और दूसरा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में या 3 नंबर में कि क्या इम्पेडिमेंट्स और लिमिटेशंस हैं बायोपेस्टिसाइड के यूज़ एंड प्रोडक्शन में। तो आपको ये जो सारे टॉपिक्स पॉइंट्स हमने डिस्कशन किए हैं, ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं।